उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आखिर सूची जारी करने के बाद अब तमाम राजनीतिक दल जहां अपने चयन प्रक्रिया में लग गए हैं, अपने प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया में लग गए हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी चयन प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी। आपको बता दें, मेयर और चेयरमैन के जो पद हैं उसकी जो लिस्ट है वो उत्तर प्रदेश की मुख्यालय यानी कि लखनऊ से जारी होगा। साथ ही साथ पंचायत के जो क्षेत्रीय हैं वो क्षेत्रीय अध्यक्षों के द्वारा अनुमोदित होने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने अब जो चयन प्रक्रिया है, जो प्रत्याशी चयन प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और जिस तरीके से चुनाव आयोग के इंतजार किया जा रहा है कि जब डेट का ऐलान होगा उसके पहले ही जो प्रत्याशी है उनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि कोर्ट में अपील दायर होने के बाद जिस तरीके से हमने देखा था चुनाव डिले हुआ था, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही चयन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी थी और तमाम चुनाव जो प्रभारी हैं और जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, जो क्षेत्रीय प्रबंधन थे चुनाव के, निकाय चुनाव के, उनकी तैनाती की गई थी और सुनिश्चित किया गया था कि चुनाव का जो डिले हो रहा है उसके बीच का सदुपयोग करते हुए जो प्रत्याशी हैं उनकी चयन प्रक्रिया का जो एक आइडियोलॉजी बनाई गई है, जो एक खाका तैयार किया गया था, उसके अनुरूप ही उन चयन प्रक्रिया को अपनाया जाएगा और साथ ही साथ प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया क्षेत्र से लेकर मंडल से लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। एक राष्ट्रीय सेमिनार में आज पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद काशी पहुंचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में लगभग 500 अलग जगहों के टीचर्स भाग लेंगे। इन टीचरों को सीखने और सिखाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने जो मैसेज दिया वो लोगों के बीच चर्चा कर रहा। समझा जा सकता है कोविड ने बदलते परिवेश की बात करते हुए टीचरों को शिक्षित होने के लिए, या ये कहा जाए कि नए चीज़ों से जानकारी से रूबरू होने के लिए न केवल संदेश दिया बल्कि उन चीज़ों को विद्यार्थी तक पहुंचाने के लिए बनाई गई रणनीति पर भी बात की। उन्होंने साफ साफ कहा कि टीचरों को निश्चित तौर पे सीखने और सिखाने की लालसा होनी चाहिए और यही लालसा लोगों के लिए, समाज के लिए कारगर होगी। समझा जा सकता है कि संगोष्ठी में जहां नई शिक्षा नीति, वहीं साथ ही साथ जो शिक्षा नीति के विशेष आयाम हैं उन पे भी चर्चा होगा। अब देखने की बात होगी कि आखिर 2 दिन के बाद, उद्घाटन सत्र के बाद आज आखिर किन किन विषयों पे चर्चा होती है और किन किन विषयों पे अंतिम निर्णय पे लोग पहुंचते हैं। अनवरगढ़ थाना क्षेत्र के बांस मंडी के 3 कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने हाहाकार मचा दिया है। करीब 13 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। कानपुर में हुए इस अग्निकांड का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया, जिनके निर्देश के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करीब 1 घंटे बाद कानपुर पहुंचेंगे और इस अग्निकांड के बारे में जो अधिकारी है उनसे जानकारी लेंगे। आपको बताते चले कि आग से करीब 800 दुकानें जलने का अनुमान लगाया जा रहा है, साथ ही 20 अरब के आसपास का नुकसान भी बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो तो पूरी आग बुझने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसके साथ ही कानपुर समेत आसपास के जिलों से फायर ब्रिगेड की करीब 40 से 50 गाड़ियाँ मौके पर आई और लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। इस पूरे मामले में पुलिस कमिश्नर बीपी जोगड़ ने साफ तौर पर कहा है कि आग बुझाने का लगातार प्रयास जारी है। संभवतः जो बेसमेंट की जो आग थी उसको बुझा लिया गया है, लेकिन जो ऊपरी सतह पर दूसरे खंड, तीसरे खंड पर जो आग लगी है उसको बुझाने का कार्य लगातार जारी है। लेकिन यह माना जा रहा है कि इस आग से अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ उससे कहीं न कहीं व्यापारी परेशान है, उसका दर्द भी झलक रहा है। क्योंकि न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत में साफ तौर पर कई व्यापारियों ने कहा है कि इस नुकसान से जो ईद का त्यौहार था उसको लेकर के जो कपड़ों का स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा कर लिया गया था, लेकिन इस आग से उन्हें अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। फिलहाल अब आग बुझने का इंतजार है, जिससे कि जो भी नुकसान है उसके बारे में हकीकत सामने आ सके। जनपद में अज्ञात कारणों से 2 गांवों में भयंकर आग लग गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके चलते 19 घर जलकर राख हो गए। दरअसल पूरा मामला 2 अलग अलग थाना क्षेत्र का मामला प्रकाश में आया है। पहला मामला सिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कथौली गांव का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई, जिसके चलते गाँव में 15 घर जलकर राख हो गया। और दूसरी घटना भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मननगर गाँव का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें अज्ञात कारणों से आग लगी थी गाँव में फूस के मकान में, जहां पर 4 घर जलकर राख हो गए और परिजनों में रो रो कर बुरा हाल है। अब देखने वाली ये बात होगी प्रशासन क्या मदद। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 6 लोग अज्ञात कारण बताया जा रहा है कि मौत का कारण आग लगने की वजह है। आग मोर्टिन की कॉइल जलाई गई थी जिसकी वजह से लगी। पहले मोर्टिन की कॉइल तकिए पे गिरी, उसके बाद चद्दर में आग लगी और देखते ही देखते पूरे घर में धुआं हो गया, जिसकी वजह से परिवार के 9 लोग घर के अंदर मौजूद थे। 6 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई। 3 लोगों को हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां से एक व्यक्ति की छुट्टी कर दी गई और 2 लोग अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क
बहराइच में सड़क हादसे में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको उपचार के लिए जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया है, जहां उनके कजिन की हालत गंभीर होने पर उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हादसे में उनकी बहू के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, जबकि उनकी भाभी की हालत गंभीर है और उनका जिला मेडिकल कॉलेज बहराइच में उपचार चल रहा है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। दुर्घटना थाना फकरपुर क्षेत्र के कुंडासर के पास हुई है। विधायक का परिवार देर रात बहराइच से लखनऊ जा रहा था और कुंडासर के पास किसी वाहन को बचाने के चक्कर में उनका वाहन पलट गया, जिससे उनके परिवार के 6 लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि दुर्घटना का कारण। उत्तर प्रदेश से हज यात्रा पर जाने वालों के लिए इस बार खुशखबरी है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस बार हज यात्रा के लिए आवेदन किया है उन सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए मिल सकता है क्योंकि 2019 से यूपी का हज यात्रा के लिए कोटा 30,000 है और इस बार जो आवेदक हैं वो 29,786 हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं जितने लोगों ने भी आवेदन किया सभी को मौका मिल सकता है। हालांकि इस बार जो लॉटरी सिस्टम होगा वो राज्य स्तरीय ना होकर के सेंट्रलाइज्ड होगा, जो दिल्ली में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके द्वारा कराया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं जिन लोगों ने भी यूपी की तरफ से आवेदन किया है उन सभी को हज यात्रा पर जाने का मौका। उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग 1 अप्रैल से अपने नए सत्र का आगाज करने वाला है। ऐसे में इस आगाज से पहले ही उसने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं, यानी कि बच्चों को कॉपी किताब और पठन पाठन के लिए सामग्री को लेकर विस्तृत करना था सरकार को। ऐसे में सरकार ने पूरी तैयारियां पहले से करवा रखी थी, जिससे कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। यानी कि 1 अप्रैल से अगर नया सत्र शुरू होता है तो बच्चों के पठन पाठन में कोई समस्या ना आए, इसको लेकर के जो तैयारियां थी वो लगभग पूरी हो चुकी है। लगभग 95% जो है कॉपी किताबों को बांट दिया गया है। ऐसे में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में जिस तरीके से लगभग तैयारियां की जा रही थी और उन बच्चों के नए सत्र को लेकर के पहले से ही सरकार ने कड़े निर्देश भी दिए थे। ऐसे में कल से नए सत्र का आगाज होगा और निश्चित तौर पर इसमें बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी अहम भूमिका होने वाली है। हम लोग उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में हैं। यहाँ पर जिस तरह से आप जो तस्वीर देख रहे हैं, कुष्ठ आश्रम पर हम लोग हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर डीएम मनीष बंसल ने जिस तरह से कुछ लोगों का यहाँ पर हाल देखा, हाल देखने के बाद आज उनकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल चुकी है। फिलहाल पहले वो तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो आप तस्वीर देखकर यहाँ अचंभे में रह जाएंगे कि किस तरह से काया पलट की गई है। डीएम मनीष बंसल के एक पहल पर यहाँ की समाजसेवी संस्था और उसके अलावा हिंद स्टेडियम के कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ के कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने 1 करोड़ रुपए का टारगेट बनाया और 1 करोड़ रुपए की टारगेट के बाद यहाँ की जो बिल्डिंग थी उसकी कायाकल्प की है। दरअसल समाज में जो चौखट हमें मिलती है वो माँ बाप से मिलती है और आज संभल के वो लोग हैं जो माँ बाप की पहल पर वो काम किया जा रहा है। आइए मैं दिखाना, इस टाइम मौजूद हूँ मैं यहाँ पर कुष्ठ आश्रम सेवा समिति का। ये पुराना गेट है लेकिन कायाकल्प किस तरह से की गई है आपको वो तस्वीर दिखाएंगे कि जिस तरह से यहाँ 10 परिवार, इस 10 परिवार ये हाल था। अभी ये हाल है क्योंकि बिल्डिंग लगातार बन रही है। कुछ ये 4 लोग रह गए हैं। ये आप लगातार देख रहे हैं कि इस हाल में यहाँ रहते थे, बारिश पानी और जिस तरह से पूरा मौसम गुजरता था, इस तरह से 1 करोड़ लागत से यहाँ पर पूरी बनाई गई है। फिलहाल ये बिल्डिंग आप देखेंगे, अभी कमिश्नर जो यहाँ के कमिश्नर हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इनको सुपुर्द की जाएगी, इसकी चाबी दी जाएगी। हम लोग आगरा में लगातार कोरोना के केसों की संख्या बढ़ने को लेकर आगरा प्रशासन ने पूरी चौक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। आगरा के जिला चिकित्सालय अधीक्षक से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आगरा में टोटल कोरोना केसों की संख्या 5 है और इसको लेकर पूरी तरह से आगरा प्रशासन तैयार है। और उन्होंने बताया कि पहले की तरह स्वास्थ्य विभाग ने पूरी व्यवस्थाएं चौक चौबंद कर ली हैं। 20 वार्ड का पीकू वार्ड तैयार किया है और लोगों से पुनः से अपील की जा रही है कि लोग पुनः पहले की तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करें और दूरी बनाए रखें और जिससे कोरोना पहले की तरह कहर न बरपा सके। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस ने एक बार फिर देशवासियों को डरा दिया है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3095 केसेस कोरोना के पाए गए हैं। इसके साथ ही देश भर में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या
15,208 के आसपास हो गई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में अकेले पिछले 24 घंटे में 295 एक्टिव कोरोना के केसेस हो गए हैं। वहीं 12% से ज़्यादा जो पॉजिटिविटी रेट है वो हो गई है। लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नज़र बनाए हुए है कि किस तरीके से बढ़ते हुए कोरोना के केसेस को रोका जा सके। इससे पहले भी केंद्र सरकार की ओर से जो स्वास्थ्य सचिव है राजेश भूषण, उन्होंने स्वास्थ्य सचिव जो राज्यों के हैं उनके साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और राज्यों के हालात के बारे में जाना है। केंद्र सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो। इसके अलावा हर जगह पर हर राज्यों में जो ऑक्सीजन की सिलेंडर्स हैं उनकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किस तरीके से हो सके, स्टॉक किस तरीके से बनाया जा सके। इसके साथ ही एक वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो चलाने की भी कवायद कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की ओर से या भारत सरकार की ओर से जल्द की जाएगी। इसको लेकर भी भारत सरकार ने एहतियातन तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। प्रदेश की बात की जाए तो सक्रिय केसेस 340 के पार पहुंच गए हैं। वहीं राजधानी में सक्रिय केसेस 28 बताए जा रहे हैं। अस्पतालों की बात की जाए तो सिविल अस्पताल, केजीएमयू और 3 जो पीजीआई बड़े अस्पताल हैं उनमें से सिविल अस्पताल में जाके हमने जब रियलिटी चेक करी तो वहां पर कोविड का एक भी मरीज अभी भर्ती नहीं है और जो एक्टिव केसेस निकल कर आए हैं उनको घर पर ही आइसोलेट किया गया है, घर पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है और अस्पताल जो है वो कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चाहे वो स्टाफ को लेकर देखा जाए या उनके जितने भी ऑक्सीजन प्लांट है, वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन सप्लाइंग बेड हैं, उन सबको लेकर जो निर्देश जारी किए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो उसको लेकर सारे अस्पताल लखनऊ के कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सारे जो व्यवस्था है उनको दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोविड को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बात कर लेते हैं जनपद बुलंदशहर में कोविड मरीजों की संख्या करीबन 6 पहुंच चुकी है। लगातार मरीज निकल कर आ रहे हैं, जिसको लेकर सीएमओ ने तमाम जितने भी अधिकारी कोविड जो प्रभारी है उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में स्कैनिंग की जाए और स्कैनिंग करके उनको दवा का सुनिश्चित की जाए और मास्क लगाने के लिए अस्पताल में अनिवार्य करा है। अब देखना होगा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई अलर्ट घोषित किया है कोविड को लेकर, अब देखना होगा अधिकारी किस तरीके से पालन करा रहे हैं। हालांकि बुलंदशहर में जो एक्टिव की संख्या 6 बताई जा रही है वो भिन्न भिन्न जनपद के क्षेत्र से निकल कर आ रही है। अस्पतालों में स्कैनिंग की जा रही है और मास्क लगाने के अनिवार्य करा गया है। हालांकि मौसम चेंज हो रहा है जिसके चलते खांसी और जुकाम के ज़्यादा अस्पतालों में पेशेंट निकल कर आ रहे हैं, उनका भी स्कैन किया जा रहा है कि ताकि कोविड को बचाया जाए और मास्क लगाकर ही बाहर निकाला जाए और अस्पताल में आया जाए। अब देखना होगा कि जिस तरीके के यूपी सरकार लगातार निर्देश दे रहे हैं कि सीएससी प्रभारियों और सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि कोविडों के जो मरीज निकल कर आ रहे हैं उनको स्कैनिंग और मास्क लगाए जाए, उनको बचाव हेतु के लिए मरीजों को सलाह दी जाए। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया ने खबर दिखाई थी गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जो जयपुरिया के नाम से चल रहा था और वो शहर के बीचों बीच चल रहा था और शिक्षा विभाग आंखों पर पट्टी और खाओ कमाओ नीति के आगे बेबस था। लेकिन न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। आनन फानन में उसको परसों ही एक नोटिस जारी की गई खबर चलने के बाद, और ये भी बताते चले कि 2021 में एक नोटिस और जारी हो चुकी थी और वो नोटिस का जवाब देते हुए एक हलफनामा भी दिया गया कि हम स्कूल संचालित नहीं कर रहे हैं, लेकिन लगातार 2-3 सालों से स्कूल लगातार बराबर संचालित हो रहा था, वो भी बेसिक शिक्षा विभाग के रहमो करम पर। फिलहाल ये नोटिस का खेल फिर से शुरू हुआ है और दूसरी नोटिस में लिखा गया है कि पत्रकारों की शिकायत पर। साहब, पत्रकार अगर शिकायत कर रहे हैं तो आपके विभाग के बैठे अधिकारी क्या वहां पर मलाई काट रहे हैं? ये सीधा आरोप बीएसए विभाग पर लगता हुआ जरूर है। फिलहाल जो नोटिस जारी हुई है आखिर उसमें दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी शिक्षा विभाग को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि बीएसए इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और किस तरह की कार्रवाई करते हैं। झांसी में लॉन्च चुकाने आए युवकों के साथ रिकवरी एजेंटों ने की मारपीट। पूरे मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। आपको बता दें पूरा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के इलाही चौराहे के पास तिब्बती मार्केट के बगल का है, जहां पर लोन कंपनी के रिकवरी एजेंटों और कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ बंधक बनाकर मारपीट कर दी। फिलहाल किसी तरह दोनों युवकों ने लोन कंपनी के ऑफिस से निकलकर 112 डायल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले को लेकर ऑफिस के रिकवरी एजेंटों से पूछताछ
थाना गोविंद नगर क्षेत्र के गायत्री मंदिर का मामला। आपको बता दें, एक भक्त ने दूसरे भक्त पर हलवाई के कोंचे से किया हमला। बुधवार को दोपहर के करीब गायत्री मंदिर में हवन चल रहा था। हवन के दौरान दो भक्तों में आपस में बैठने को चलते जो है विवाद हुआ। विवाद में एक भक्त ने दूसरे भक्त पर हलवाई के कोंचे से हमला कर दिया, जिसमें एक भक्त अचेत स्थिति में गिर गया। अचेत स्थिति में गिरने के बाद मौके स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में उसे अस्पताल भिजवाया। अस्पताल पहुंचने के बाद जो अतुल जो घायल भक्त था उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस ने सबको कब्जे में लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ये बुधवार को करीब 2 बजे की घटना है, जहां पे गायत्री मंदिर में लगातार लंबे समय से जो हवन यज्ञ चल रहा था, उसी में झुंझुनू, राजस्थान के झुंझुनू से आए और इंदौर से आए दो भक्तों में आपस में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। बैठने के विवाद के चलते जो दूसरा भक्त था, जो आरोपी इंदौर से आया था, उसने हलवाई के कोंचे से किया था हमला करने के बाद राजस्थान के झुंझुनू के आए हुए भक्त को हो गई थी मौत। थाना गोविंद